अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी एक अफसोसनाक वाक़या है जिसके अंदर 9 अफराद ईरानी सदर समेत शहीद हो गए और हेलीकॉप्टर का हादसा है। इसको ख़बर को पढ़ते ही जनरल ज़िया वाले हादसे की याद ताज़ा होगी। कुछ ऐसा ही वाक़या था, 2 त्यारे उड़े भावलपुर से, लेकिन एक त्यारे को हादसा पेश आया जिसमें जनरल ज़िया भी थे और पाकिस्तानी फ़ौज के कई और भी सीनियर जनरल्स उसके अंदर मौजूद थे। सदर रईसी वाला वाक़या जो है उससे मिलता जुलता है। 3 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और एक को हादसा पेश आता है। मौसम की ख़राबी उसकी बुनियादी वजह करार दिया गया। ज़्यादा तहकीकात होंगी तो खुल के मामला सामने आ जाएगा कैसल वजूहात क्या थी, लेकिन एक ब्रादर दोस्त इस्लामी मुल्क अभी हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके गए तो एक अफसोसनाक ख़बर है। पाकिस्तान के अंदर के मामलात की तरफ आ जाएँ तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इशू आजकल हॉटली डिस्कस हो रहा है, डिबेट हो रहा है, वो है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के बाहमी ताल्लुकात। मैं बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे गैर आइनी गैर कानूनी कामों में माजी के अंदर जजेस और जनरल्स का जो गठजोड़ था वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करता रहा, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसी सूरत हाल है कि बज़ाहिर तासुर ही हमें मिल रहा है कि जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट एक पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं बेशुमार मामलात के अंदर, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन टकराव हो तो वो रियासत का मफाद उसमें सर्व नहीं होता। टकराव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन लेनी चाहिए और अपने अपने इदारे का काम करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को डट के अपना काम करना चाहिए और जुडिशरी को डट के ज़ोर शोर के साथ डंके की चोट पे अपना काम करना चाहिए। दोनों जब एक दूसरे की लाइन क्रॉस करें या एग्जेक्टिव के मामलात के अंदर मुदाखलत शुरू करें तो ये वो स्टेज होती है जब गवर्नेंस आपकी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान में 75 सालों के अंदर हम बेशुमार मसाइल देखते हैं। कोई अगवा बराए तावान का केस हो या मिसिंग पर्सन का केस हो या आपको पुअर गवर्नेंस फेडरल लेवल के ऊपर नज़र आती है तो किसी को ये तय नहीं कर पाता उसका रुख मुतय्यन किसने किया है। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान से रिलेशंस के मामलात हैं, तो आपको वफाकी हुकूमत से पूछे तो वो कहेंगे कि नहीं, अफ़गानिस्तान, इंडिया, अमेरिका ये पॉलिसी हम एग्जेक्टिव में बैठ के एक पोलिटिकल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती, हमें GHQ से इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। मिसिंग पर्सन के ऊपर एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही के अंदर एक कमीशन बनाया गया, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं होता। पूछिए कि क्यों नहीं हल होता, तो उसके ऊपर भी सामने तो आपको कोई ऑन नहीं करेगा, लेकिन पीछे बताएंगे कि पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल ऐसी है और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस रीजन के अंदर वो ऐसी है कि आप सिक्योरिटी इदारों का जो रोल है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। इस तरह के आपको जवाब सुनने में मिलते हैं। मैं बेशुमार दफ़ा हमें जब बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स होती हैं तो मैं सबको कहता हूँ, जिसमें यूनिफॉर्म के अंदर जो मौजूद अफसर हैं उनको भी कह चुका हूँ कि जो पाकिस्तानी शहरी है उसको आप किसी भी जुर्म में पकड़ के सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उसे मिसिंग नहीं होना चाहिए, उसे अकाउंट फॉर होना चाहिए। एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो कोई दहशत गर्दी के वाक़े में जिसको आपको जेट बुलाया कर सज़ाए मौत देनी है वो भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो एक शायर फरहाद जिसके ऊपर ये सारा मामला आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, आज उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ी पावरफुल पोजीशन ली, लेकिन पावरफुल पोजीशन तमाम मिसिंग पर्सनस के ऊपर लेनी चाहिए और उसूली मौक़िफ़ तो ये होना चाहिए कि कोई पाकिस्तानी सरज़मीन से मिसिंग हो ही ना। लेकिन क्या हम सारे मामलात के अंदर ये रवैया आज तक रख पाएँ, या नाकाम है तो क्यों नाकाम है? कभी हमें इसके ऊपर बैठ के सोचना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हैं। कभी सेफ पैसेज देना और कभी किसी इशू पे स्टैंड लेना, इसके अंदर कोई पिक एंड चूज़ तो हो ही नहीं सकता। हर एक एवरी सिंगल पर्सन जो है उसका ये हक़ है पाकिस्तानी रियासत के ऊपर कि वो किसी भी मामले के अंदर जब किसी एक इदारे से उसको शिकायत हो तो दूसरा इदारा जो है उसकी दाद रसी के लिए है। एग्जेक्टिव इस मामले में आम तौर पर हाथ उठा देती है। आज भी हमने लॉ मिनिस्टर को देखा कि वो वज़ाहती बयानात देने आ गए कि ये टकराव वाली कैफियत या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसे बयानात सुनने में नहीं नज़र आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मैं तो ख़ुद कह रहा हूँ कि टकराव से पाकिस्तानी मफादात मुतासर होते हैं। पाकिस्तानी रियासत का मफाद ये है कि तमाम इदारे मिल के यकसुई के साथ एक ही रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करें और वो ये है कि अपने लोगों को और अपनी रियासत को किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में सर्व करना है। तो आज प्रोग्राम में इसी से आगाज़ करते हैं, फिर देखते हैं आगे चल के एक दो नए बयानात भी आए हैं वीकेंड के ऊपर जिसमें वो लंदन प्लान का जिक्र करते हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से। ये नवाज़ शरीफ साहब भी मौसम और मौका देख के बयान देते हैं और फिर चुप साध लेते हैं। पाकिस्तान आने से पहले लंदन में उन्होंने एक बयानिया पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बयानिया वो खुद ही एक ही बयान के बाद खड़ा रखने में नाकाम हो गए। वो बयानिया ये था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेकर बताना है कि इनकी वजह से उनकी हुकूमत गई और पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो फ़ौजी इदारों की मुदाखलत है कितनी पाकिस्तान का उससे नुकसान हुआ है। लेकिन उनका इस बयान से फ़ौरी बाद शहबाज शरीफ साहब को जहाज़ पर चढ़ा के लंदन भेजा गया और नवाज़ शरीफ साहब ने आज तक दोबारा उस बयानिए को दोहराया नहीं। तो ज़हीरुल इस्लाम वाला बयान दे के भी पता नहीं उस पर कायम रहेंगे या नहीं दोहराएंगे दोबारा। इसको प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करते हैं। जो शुक्र है आज प्रोग्राम में हमारे साथ ज़िया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं PMLN से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। ज़ैन सर, जो जुडिशरी से बाज़ फ़ैसले
पीटीआई को बाज़ केसेस के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हुआ है 1 साल के बाद, मिलना चाहिए। बाज़ बेहुदा किस्म के सज़ा के फ़ैसले थे लोअर कोर्ट से, आई होप कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो भी उड़ जाएंगे। लेकिन ये फरहाद वाले मामले के अंदर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वर्सेस जो हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या एसआई का एक कैफियत नज़र आती है, इसकी क्या वजूहत हैं? इसके पीछे जाएं तो आज लॉ मिनिस्टर ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुझे उसकी वजूहत समझ नहीं आई कि लॉ मिनिस्टर को क्यों करनी पड़ी। मलिक साहब बड़ी मेहरबानी, आपने शो पे दावत दी। सर मेरी ज़ाती राय इसमें है कि इसको बिला वजह मामले को उलझाया जा रहा है। क्यों? पहले मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी, जज साहब ऑनरेबल जस्टिस ने अगर रिमार्क्स दिए, मेरा नहीं ख्याल था कि आज लॉ मिनिस्टर पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत थी। सर बात बड़ी बुनियादी सी है, एक बंदा लापता है, जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं कि उनको सुबह पेश होना चाहिए। उन्होंने सुबह 11 बजे का टाइम दिया, फिर ग़ालिबन उन्होंने 1:30 बजे का टाइम दिया, 3 बजे का टाइम दिया, 2-3 उन्होंने ऐसे टाइम दिए और वो बंदा नहीं पेश हुआ। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो अहलकार हैं मैं उनको समन करूंगा। आईजी का उन्होंने नाम लिया, सेक्रेटरी इंटीरियर का नाम लिया, सेक्रेटरी डिफेंस का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने काबीना की और प्राइम मिनिस्टर की बात की। अब लॉ मिनिस्टर का जो फोकस है सारा वज़ीर आज़म के ऊपर था, तो बात को उस नौबत तक ही ना पहुंचने दे। लॉ मिनिस्टर का सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे फोकस नहीं था, मुझे लगता है लॉ मिनिस्टर आईएसआई वाले मामले पे ज़्यादा नाराज थे कि आईएसआई का नाम क्यों। तो सर वहां तक उस नौबत तक भी बात ना पहुंचने देना। बात बड़ी सिंपल है कि हम बात करते हैं, अब आप मैं बिलाल हम सारे बात करते हैं कि इस मुल्क में जो अदलिया है उसको आज़ाद होना चाहिए, हम बात करते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर एक पाकिस्तान का कोर्ट एक बंदे को समन कर रहा है या कह रहा है कि एक बंदे को प्रोड्यूस किया जाए और उसके बावजूद भी बंदा नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो कोर्ट ने अपनी साख भी तो बचानी है ना, कोर्ट ने अपनी रिट भी तो कहीं पे कायम करनी है। आप अगर मिसिंग बंदा है उस बंदे को बाजियाब करके कोर्ट के आगे ले आए, मेरे ख्याल से मसला वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, उसके ऊपर एक रिजिड स्टांस ले लेना, मेरे ख्याल से ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। आप क्या कहते हैं? क्या नहीं सर, मेरे तो ख्याल में उन्हें प्राइम मिनिस्टर को तलब करना चाहिए था आईएसआई को ललकारने से पहले प्राइम मिनिस्टर को बुलाते, बताओ भाई बंदा मिसिंग है तो कैसे मिसिंग है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मैंने भी कुछ उसके टिकर्स ही देखे हैं जो रिमार्क्स पास किए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा जी कि देखिए एक ओवरऑल एक इन्वायरमेंट है जिसमें रोज़ाना ही कोई ऐसी बात आ रही है जुडिशरी से रिलेटेड, और ये जो एक इदारों के दरमियान तनाव का एक बातचीत चल रही है, इस इन्वायरमेंट में इसको नीचे लाने के लिए, टेम्परेचर्स को नीचे लाने के लिए और इंश्योर करने के लिए ये मामला उलझने के बजाय सुलझे, आई थिंक सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मैं ये ज़रूर समझता हूँ। और बाय द वे आज़म तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक बुनियादी तौर पे थी रिगार्डिंग जो नए सोशल मीडिया से रिलेटेड लॉज बन रहे हैं, और उसकी एक कमेटी का ऐलान था जो जिसके कन्वीनर राना सनाउल्लाह साहब है, और उसमें दीगर इत्तेहादी जमातों के को भी शुरा होंगे। लेकिन उन्होंने उसके बाद फिर इस काम के लिए नहीं, वो क्योंकि ही मेंशन कि मैं आते हुए देखे रिमार्क्स कोर्ट से, तो उन्होंने फिर उसका जिक्र वहाँ पे ज़रूर किया। तो मैं उनकी बात की तायद करूँगा कि एक तहम्मुल मिजाजी तो ज़रूर, वेदर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, तो यकीनन वो अपने जो फैसले हैं वो अपने पेन से सुनाते हैं और रिमार्क्स में यकीनन करनी चाहिए। अब देखिए उनने वहाँ पे मैंने जो जितना मामला फॉलो किया है, हुकूमती जो मुतलका इदारे थे उन्होंने आके अपना एक जवाब दिया, उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा जी इनकी तहवील में नहीं है और उनको ढूंढ रहे हैं, मगर फिर जज साहब ने शायद कोई बात की कि जी हम वज़ीर आज़म को सामने बिठा के ये करेंगे। तो पॉइंट इज़ कि इससे कोई मामला बेहतर तो नहीं होता। देखिए अब उन्होंने अदालत को बताया कि हमने अगवा का पर्चा दर्ज कर दिया, ठीक है कर दिया दर्ज, लेकिन मिसिंग बंदा होना नहीं चाहिए। ये प्रिंसिपल तय अगर आके इसकी जस्टिफिकेशन देंगे ना, लॉ मिनिस्टर की मैं मजम्मत करता हूँ, मेरी गुजारिश सुने, मैं बिल्कुल लॉ मिनिस्टर साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हर साइड को इंक्लूडिंग द जुडिशरी शुड शो रिस्ट्रेंट एंड बी केयरफुल विद द रिमार्क्स दे पास। आप अपने पेन से फैसला सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। किसी भी शख्स को मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए, मिसिंग पर्सन को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मुल्क में एक भी शख्स लापता नहीं होना चाहिए, कोई गिरफ्तार है तो उसके रिश्तेदारों को सबको पता होना चाहिए वो कहाँ पे। इस बात इजाजुल हक साहब हमारे साथ एक छोटा सा बीपर कर लें। इजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर ये एक नई सिचुएशन हमें देखने में मिल रही है। आमतौर पर जजेस और जनरल्स इकट्ठे होकर किसी को भी जेल में डाल देते थे, वज़ीर आज़म नाहल हो गया, उम्र कैद की सज़ा, सज़ाए मौत की सज़ा। लेकिन इस दफ़ा कुछ उलट नज़र आ रहा है। जजेस लगता है कि एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नई सिचुएशन है। अगर तो इंडिपेंडेंटली ईमानदारी से काम करें तो इसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ और है जो अभी हमने देखा नहीं है तो वो क्या सूरत हाल? देखें ये एक सवाल बड़ा मुश्किल है, और ये कुछ पिछले दिनों से ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है जब से ये जजेस के खत सामने आए। और ये बात सही कही जा रही थी कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स एंड दे डोंट स्पीक थ्रू देयर रिमार्क्स और एक्शंस।
तो हमारे यहाँ भी ये हो रहा है कि वो पट्टियाँ जो चलनी शुरू हो गई ना, जब से ये शौक पैदा हुआ है जी कि पट्टियाँ क्या चल रही हैं, टीवी के ऊपर क्या आ रहा है, लाइव दिखाया जाए प्रोग्राम को, तो उससे ये सारे मामला कुछ आगे पीछे होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो लापता हजरात की बात है, या जर्नलिस्ट हैं, या वो पॉलिटिशियन है, या जो भी, ये गलत बात है। लेकिन अब मतलब ये अब मुझे मालूम नहीं कि किस तरह से, मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट और वट या कोई हकीकत है इसके अंदर कि जो भी गायब हो, लापता हो, उसको कोई उसका दुश्मन उठा के ले जाए, बात एस्टेब्लिशमेंट पे चली जाती है जी कि उन्होंने उठाया इसको। और लेकिन इजाजुल हक साहब, अभी माजी करीब में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके जो फॉर्मर MNAs थे, मिनिस्टर्स थे, वो कैसे मिसिंग हुए और कहाँ कहाँ जाके मिसिंग होके रहे, वो आमतौर पर आप सियासी लोगों को तो सारा ही पता होता है, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि शाहरियार अफरीदी कहाँ होगा, अली मोहम्मद के साथ क्या हुआ, या वो लाहौर में वो डॉक्टर साहब हैं, वो आज तक उनकी ज़मानत क्यों नहीं हो रही 1 साल। तो यू ऑल नो इट वेरी वेल। तो शुभात तो फिर जाते हैं उस तरफ के मामलात के अंदर, मुदाखलत कहाँ से हो रही है? देखिए, ये तो एक बिल्कुल हकीकत है जो आपने जिसका जिक्र किया है कि ये एक ट्रेंड 9 मई के बाद नया एक फिनोमिनन सामने आया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी और पाकिस्तान के जुडिशरी के मामलात के अंदर भी। और इसी को बिल्ट होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो फिर जजेस ने ख़त भी लिखने शुरू कर दिए। आपने देखा वो कि जो मामलात हुए थे, मैं बार बार उस पर इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये एक नया फिनोमिनन जो है वो आया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी, पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर भी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, कि ये आपस में एक दूसरे के बजाय मामलात को हल करने के एक टकराव की जो है वो सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं, और जो ये मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए बड़ी खतरनाक है। तो वहाँ तक टकराव तो कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में शायद कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुझे ढूंढना ही पड़ेगा कि जिससे आप अलहदगी से बैठ के पूछें और वो एक पोजीशन ना ले जिसमें बताए कि उसकी हुकूमत में कैसे मुदाखलत होती थी। इमरान खान तो अब वो पब्लिकली जलसों में नारे मारते रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब का कभी कभी वो स्विच ऑन होता है, कभी वो उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी उन्होंने दोबारा लंदन प्लान का जिक्र किया है कि वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक लंदन प्लान बनाया था, तो ये लंदन प्लान का इल्ज़ाम इमरान खान ने भी आयद किया था, लंदन प्लान का इल्ज़ाम नवाज शरीफ ने भी आयद किया। तो इसका मतलब है कि ऑलवेज कुछ ना कुछ हो रहा होता है हुकूमत बनाने और गिराने के लिए। मतलब ये है कि जो लोग हुकूमत बनवाते हैं और फिर जब वो गिरती है तो फिर शोर शुरू कर देते हैं। जब उनकी हुकूमत बन रही होती है और दूसरों की ऐसी तैसी फिर रही होती है, तब सारे बड़े खुश होते हैं जी कि और करो और करो। सर, ये अभी 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, ये किसने बनवाई है? कौन सी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में किसने नहीं बनवाई, ये बताएं मुझे। अभी किसने बनवाई है सर? ये जिसने भी बनवाई हो, मैं ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में तो बात नहीं कर सकते ना। हमें अगर जाना चाहिए तो लेट्स गो इनटू हिस्ट्री, 88 से शुरू हो जाएं और आगे आते रहें, और आप देख लें कि किसने किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाई, किसने किसके साथ मिलकर हुकूमत गिरवाई। तो इसका मतलब है कि जितनी हुकूमतें बनी 88 से ऑनवर्ड, IGI का वो आपने केस का हवाला दिया, तो 88 से ऑनवर्ड जितनी हुकूमतें बनी, जितनी हुकूमतें गिरी, सारों के अंदर फिर इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। देखिए, कहीं ना कहीं तो है ना, या पहले ट्रॉयका होता था, जिस तरह प्रेसिडेंट जब 58-2 भी होता था प्रेसिडेंट के पास, जो 2 मिल जाते थे वो तीसरे को फारिग कर देते थे। सर, ट्रॉयका में प्रेसिडेंट की जगह जुडिशरी ने ले लिया। ट्रॉयका तो अभी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ प्रेसिडेंट का रोल उसमें से कम हो गया, वो जगह जुडिशरी ने ले ली। आपने क्योंकि 88 से बात शुरू की थी, मैंने भी वो माजी में मैं चला गया। अब ये बात ये है कि जब से 58-2 भी खत्म हुआ है तो ऑब्वियसली जुडिशरी ने वो जगह ले ली है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज रिडंडेंट इन दी पॉलिटिकल अफेयर्स, तो लाजमी बात है जो कि प्लेयर्स हैं वही खेल सकते हैं इसके अंदर। बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब। जैन साहब, क्योंकि सारे इस खेल से अभी भुगत के निकले हैं, बहुत सारे लोग आपके अभी भी भुगत रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन ने की थी उनके मतलब एटलीस्ट हम सब की अंडरस्टैंडिंग तो यही है, कुछ से बैकग्राउंड आपकी जमात के लोगों से भी जो ब्रीफिंग हमें मिली है वो यही मिली थी कि उसके अंदर बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। मलिक साहब, देखिए इसमें 2 बातें हो रही हैं। दो इदारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सारे जो थे उन्होंने ऐसे किया। मैं उस पर आता हूँ ना जी। 2 इदारों का टकराव है जी, और उन 2 इदारों के टकराव में वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा वफादार जो साथी है ना वो बड़ा गर्क कर रहे हैं। अब आज की बात पे भी आ जाए, मैं बिलाल की बात से एग्री करूँगा कि जी जुडिशरी की जो ऑर्डर है वो उनको बोलना चाहिए, बट ये रूटीन की बात है कि पाकिस्तान में जब ओपन कोर्ट में हेयरिंग होती है रिमार्क्स भी आते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जस्टिस कियानी ने अपने रिमार्क्स दे दिए जो आपको नागुज़ीर गुजरे।
I do not think that the law minister of Pakistan has to do a press conference over it. अगेंस्ट हाई कोर्ट जज, अगेंस्ट सिटिंग हाई कोर्ट जज। तो देखिए ना, हम वो ज़्यादा वफादारी दिखा रहे थे वहाँ पे, हम वो हमें नहीं करना चाहिए था, और उसी से मसला आपने एक बहुत ही अच्छी बात की है, और वो ये है कि मिसिंग पर्सन केस कोई भी हो नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क के अंदर एक बंदा दिन दिहाड़े नज़म पढ़ता है, नज़म पढ़ने के अगले दिन वो गायब हो जाता है। उसकी नज़म भी यही थी इसकी फरहाद की, हाँ, कि उठाने वालों की बात करोगे तो उठाए जाओगे। हाँ, बेचारा और वही मतलब कि इसी बात पे ज़रा ख्याल कर लेना चाहिए था, हमें ज़रा सोच के काम ले। लेकिन आई फील कि यहाँ पर जो है ना नीक जर्क रिएक्शन से काम हो रहा है, हर तरफ से जो है ना नीक जर्क रिएक्शन से काम हो रहा है। नीक जर्क रिएक्शन का काम जो हमेशा गलत होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सर क्या हुआ, हम दहशतगर्द भी हैं, हमने सारे काम भी किए, 9 मई भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके सारे गुनाह धुल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की क्यों? अब ये सवाल है ना कि एक बंदा है, वो डाई हार्ड तहरीक इंसाफ का कारकुन है, या तहरीक इंसाफ बहुत से आपके लोगों ने कहा, मैं उस दिन मुझे बुखार होया हुआ था, मैं तो बीमार था, मैं कराची गया हुआ था, मैं वो अस्पताल में दाखिल था, मुझे बुखार बहुत था, मैं उठ ही नहीं था सकता, मुझे तो पता ही नहीं वो 9 मई वाले दिन क्या वाक़यात पेश है। तो मुझे लगा कि कहानी साहब ने एक ही इवेंट किया, बैठ के कहीं खड़ी है कहानी। मलिक साहब इस बात का जवाब दे दें कि DGISPR की चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं, वो कहते हैं जी किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलेगी, इंतशारी टोला, हाँ वो कहते हैं किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलेगी, इनको अपने करतूत की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसकी माफ़ी भी हो जाती है, वो ड्राई क्लीन भी हो जाता है। तो सर ये अब ये एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। और इसके ऊपर अब उसी बात पे आते हुए कि अगर जज साहब ने कह भी दिया कि एक बंदे को मेरे कोर्ट में प्रोड्यूस करो, आई थिंक इस चीज़ को यहीं पे वो कहते हैं निप द इविल इन द बड, कि उसको वहीं पर रोक देना चाहिए था। ये लॉ मिनिस्टर का आके कहना कि जी आर्टिकल्स कोट करना और कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर तो या काबीना का मेंबर है वो आ ही नहीं सकता, या आर्म्ड फोर्सेस के सुपीरियर ऑफिसर्स को आप बुला ही नहीं सकते, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो तो चौथी स्टेज थी इसकी। जब बिलाल साहब जो एग्जेक्टिव है वो इस मामले में मुझे लगता है सबसे कमज़ोर पार्टी एग्जेक्टिव नज़र आती है। ना आप बंदे रिकवर करवाने की कोशिश करते हैं, ना आप कहते हैं हम कर सकते हैं, मतलब आप कैमरे के ऊपर तो हो सकता है इसको डिफेंड करें, लेकिन अनऑफिशियली यही होता है, ऐसी कुछ नहीं कर सकते। तो यू हैव टू डू समथिंग। नहीं देखिए नदीम साहब, बात ये है कि इस बात पे आज़म तारड़ साहब की प्रेस टॉक का कुछ हिस्सा मैंने भी देखा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जी ये एक एफर्ट 16 माह की हुकूमत के दौरान भी हुई थी, यकीनन होनी चाहिए। देखिए देयर शुड बी नो मिसिंग पर्सनस, एक कलेक्टिव एफर्ट इसके ऊपर, इसमें एग्जीक्यूटिव का बीइंग द एग्जीक्यूटिव एक कलीदी किरदार है, यकीनन होनी चाहिए। देखिए आज़म साहब ने बात क्या की, जो मैंने देखा है टिकर्स में कि कुछ सख्त रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो जज साहब हैं उन्होंने किए, और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का भी हवाला दिया। तो देखिए बात यह है कि आपके आइन के मुताबिक जो डिफरेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं सबकी रिस्पेक्ट है, सबकी बराबर की रिस्पेक्ट है। तो जजेस हु आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर शुड आल्सो बी माइंडफुल ऑफ दैट व्हेन दे पास रिमार्क्स। आजम साहब ने कोई उनके ऊपर तनकीद तो नहीं की ना नदीम साहब, उन्होंने सिर्फ इतना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज के ऊपर या मुख्तलिफ इदारों के रोल के ऊपर पढ़ने की बजाय जो की पॉइंट ये है कि जो बंदा मिसिंग है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर हमें सारों को यकसानियत यकसुई होनी चाहिए। ये तीसरी दफा मैं आपके शो में बात दोहरा रहा हूं, सबकी इसी पे होनी चाहिए। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी बोले, लॉ मिनिस्टर बोले, इंटीरियर भी बोले। नहीं आजम साहब को प्रेस टॉक नहीं, आजम साहब ने सिर्फ इतना कहा कि जी जजेस को भी अपने रिमार्क्स में एहतियात करनी चाहिए, दैट्स इट। आप प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करेंगे तो इतना तो कम से कम एग्जीक्यूटिव बात करेगा ना जी। अगर आप कोर्ट के अंदर आप ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को सामने बिठा देंगे तो देखिए फिर ये कभी-कभी फिर इतना बात करने में कोई रवैश है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीटीआई के दौर में आपके पीएमएलएन के जो सोशल मीडिया के लड़के एक्टिविस्ट थे ना, चौधरी निसार अभी वज़ीर दाखिला थे, तो उनको ये FIA वालों ने उठाना शुरू कर लिया था। और मरियम नवाज़ का वो मशहूर ज़माना एक मीडिया सेल होता था, उससे जुड़े हुए लोगों को उठाना शुरू कर लिया गया था। फिर पीटीआई की हुकूमत के अंदर मतियुल्लाह जान का वाक़या हमारे सामने, अफसार आलम को गोली मारे जाने का वाक़या हमारे सामने है। मुझे लाहौर में याद है एक जर्नलिस्ट उठाया गया था और उस दिन एक कोई सोशल एक्टिविस्ट है, पता नहीं अमर अली जान या क्या उस तरह का नाम है, अब मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन दोनों वाक़यात एक ही दिन हुए। तो मैंने इमरान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, मैंने कहा ये एक जर्नलिस्ट है और ये कोई एक्टिविस्ट है, ये नहीं उठाया जाना चाहिए। तो उसने मुझसे पहले पूछा कि ये हैं कौन है, तो ही वॉज टोटली अनअवेयर कि हैं कौन है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं उसकी इग्नोरेंस की उसको शाबाशी नहीं दे रहा, ये उसकी नालायकी है अभी शहबाज शरीफ की और उस वक्त इमरान खान की। उसको इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए कि ये नहीं वाक़या होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी, इस बात पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। बात प्रेस टॉक की हो रही थी, उनको करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इससे बिल्कुल एक अलहदा बात है, दैट्स ऑल आई वाज सेइंग। इस बात के ऊपर तो मुकम्मल इत्तफाक है कि मिसिंग
पर्सन इस मुल्क में नहीं होने चाहिए. नो वन शुड बी मिसिंग. इफ एनीवन इज अरेस्टेड दे शुड बी अंडर अरेस्ट. एवरीवन शुड नो वेयर दे आर. देयर फैमिलीज शुड नो. दे शुड बी अरेस्टेड अंडर द लॉ. इस बात के ऊपर तो मुकम्मल इत्तफाक. मलिक साहब, हकीकत ये है दैट द लॉ मिनिस्टर हैज ओवरप्लेड हिज हैंड. मैंने आपसे पहले अर्ज की कि बात इस नौबत तक जानी नहीं चाहिए थी. जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि अगर मेरे बुलाने के ऊपर बंदा नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा तो मैं सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाऊंगा, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाऊंगा. अगर वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर मैं काबीना के मेंबरों को बुलाऊंगा. अगर काबीना मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगी तो मैं वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा. आप डायरेक्ट वज़ीर आज़म पे चले गए हैं. सीधी तरह बंदे को कल सुबह पेश करने का ऑब्जर्वेशन थी, मैंने तो पढ़ी है, अदालत के अंदर तो नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वेशन देख के तो मुझे यही लग रहा था कि वो सही ज़रा बड़क वाले स्टाइल के अंदर पास की हुई ऑब्जर्वेशन है. जज साहब को ऑर्डर लिखवाना चाहिए था. मतलब इवन DGISI को भी तलब करना हो तो इट शुड बी रिटन ऑर्डर इंस्टेड ऑफ ए वेरी पावरफुल डायलॉग. मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँ एज ए जर्नलिस्ट के. वो जज साहब ने ऑर्डर किया और वो कहें कि सुबह DGISI यहाँ पेश हो और अदालत के सामने पे ज़्यादा बेहतर तरीका होता. ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा जी. प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं. IGI से लेकर आज तक पाकिस्तान में हर एक, उससे शायद पहले भी ऐसे ही होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली हमने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चीज़ें होती देखी हैं, हर एक हुकूमत के बनने में और हर एक हुकूमत के गिरने के अंदर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने एक वो जो बुनने का काम होता है ना, पूरा वो वीव करते हैं आप एक पूरे सेटअप को, उसके अंदर उन्होंने पूरा रोल अदा किया. इसको आप कभी नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते. सब गवर्नमेंट्स के अंदर ही. नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए भी उनके कंधों पे बैठ के, गए भी उनके कंधों पे बैठ के. इमरान खान आए भी उनके कंधों पे बैठ के, गए भी उनके कंधों के ऊपर बैठ के. अगर ये इनकार इमरान खान करें तो वो भी झूठ बोलेंगे, और ये अगर नवाज शरीफ बोलें तो वो भी झूठ बोलेंगे. इमरान खान के ऊपर 2011 ऑनवर्ड इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी, और नवाज शरीफ के ऊपर IGI ज़माने से, बल्कि उससे पहले कहना चाहिए, जब ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाए गए उससे पहले से इनसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता शुरू हुआ था. वो निभता नहीं है. 2-3 साल के बाद खटाई में पड़ता है और फिर कभी सीधे नहीं होता. लेकिन सबको शौक़ यही होता है कि वो बिठाएं अपने कंधों पे और हुकूमत बनवा दें हमारी. उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. नवाज शरीफ साहब को अभी दोबारा एक लंदन प्लान की याद आई है. अब नवाज शरीफ साहब पता नहीं ये मुतालबा किससे कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सरप्राइज़ होता है कि एक पार्टी जिसको वो ख़ुद हेड कर रहे हैं, अभी सदर भी बन जाएंगे, वैसे उसके कायद वो पहले यही हैं. भाई इनका जो है वो उसका वज़ीर आज़म है, और इनके वो रिलेटिव हैं डार साहब जो उसके डिप्टी वज़ीर आज़म है, और मुतालबा कर रहे हैं कि होना चाहिए. किससे कर रहे हैं पता नहीं है. ये ऐसे ही 8 फरवरी से पहले कह रहे थे कि हमें सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए. मैं इनसे पूछता था इनके लोगों से कि आप ये दरख्वास्त कर रहे हैं कोई पिंडी से कि हमें सादा अक्सरियत दिलाई जाए, अदरवाइज़ आपको लोगों को अपना प्रोग्राम बेचना है जिसके ऊपर वो आपको वोट दें. अगर आपका मैंडेट इतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो लोगों के वोट से मिलना चाहिए ना कि पिंडी को दरख्वास्त देने से मिलना चाहिए. लेकिन अभी भी वो दरख्वास्त यही मुझे लगता है कि वो होना चाहिए. ये पता नहीं ये चाहिए वाली बात उन्होंने किससे कही है. तकरीबन ये बात सबको मालूम है कि जो धरने हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो PTI और पैट का इत्तेहाद था, इसके पीछे उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम का रोल था. आज इनकी ज़बानी हमने सुना, उस वक्त मुशाहिदुल्लाह खान ने, इनके वज़ीर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इसका एक तज़किरा कर दिया था, तो उनको वजारत से हटा दिया गया था. शुनीद ये था कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ को मिलने के लिए बुलवाया, और कुछ इनके पास ऑडियो टेप्स है जो मुमकिन तौर पर IB ने रिकॉर्ड की थी कुछ गुफ्तगू, और वो उनको सुनवाई गई, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें खुली और उनके सामने रखा गया कि ये मामला है. ये बातें सारी हमें मालूम है. जैन साहब दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ. और अभी लंदन प्लान के चर्चे इमरान खान ने भी बड़े किए हैं कि अभी भी लंदन प्लान है. नवाज शरीफ साहब उसी प्लान के तहत पाकिस्तान वापस आए. लेकिन आप अपने ऊपर जाते हुए तो वो लंदन प्लान आपको याद नहीं आते, जब नीचे गिरते हैं तो फिर याद आते हैं. इसीलिए ये प्रॉब्लम है. मलिक साहब, आपको पता है मैं तो हूँ रिज़ल्ट ओरिएंटेड बंदा, तो फॉर आर्ग्यूमेंट से 1 मिनट के लिए मियाँ साहब की बात भी मान लेते हैं कि कोई लंदन प्लान तब था और कोई लंदन प्लान अब है. हमारा तो बुनियादी मौक़िफ़ ही यही है कि कोई लंदन प्लान नहीं होना चाहिए. अगर तब था तब भी गलत था, अगर आज हो रहा आज भी गलत है, तो आज फिर मियाँ साहब हमारी हाँ में हाँ मिलाएं और कहें कि ये गलत हो रहा है. कभी नहीं कहेंगे. अब साहब अपनी बारी के इंतजार में. सर मेरा इशू क्या है इससे? मेरा इशू ये है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाला जो इलेक्शन है वो अब इतना कंट्रोवर्शियल. आपने अभी बात की कि जी 88 से लेके अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनको बुनने में रोल अदा किया गया है. यहाँ पे तो सर पूरी स्पिनिंग मिल ही नहीं लग गई है ना. यहाँ पे तो तरीकाकार ही एक और हो गई है. अब 24 में होने वाला जो इलेक्शन है उस पर हर बंदे को इतराज़ है. मौलाना फजल रहमान को इतराज़ है, पीपल्स पार्टी को इतराज़ है, तहरीक इंसाफ को इतराज़ है, कई जगहों पे नून लीग को इतराज़ है, जीतने वाले को भी इतराज़ है, हारने वाले को भी. तो हम कब ऐसा करेंगे कि हम इन प्लान्स को बंद करेंगे, एक पाकिस्तान प्लान बनाएंगे जिस पाकिस्तान प्लान में हम कहेंगे कि ये वाली मुदाखलत नहीं होनी चाहिए.
आप लोग बंद कर सकते हैं, आप सियासी लोग, सिर्फ बिल्कुल। पीटीआई नहीं, नून लीग, पीपल्स मैं पार्टी। आपकी इस बात से इत्तेफाक करता जब तक आप बंद नहीं करेंगे बंद नहीं होगा। हूं, लेकिन मैं इस बात को एक कदम और आगे लेके जाता हूं। मैं ये कहता हूं जब तक हम ये ब्रेन गेम खत्म नहीं करेंगे कि जी 18 में ये हुआ था तो इसलिए अब भी हो रहा है तो ठीक है, ये चीज गलत है। नहीं, हमें गलत उसको है, भी गलत कहना चाहिए, हम इसको भी गलत कहना चाहिए, और अब हमें एक बैठ के कहना चाहिए कि आइंदा ये नहीं होना चाहिए। मैं अपना कैनी साहब सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ नवाज शरीफ से। मैं सोचता था कि इस शख्स की 3 दफ़ा हुकूमत गिराएगी, तीनों दफ़ा गलत तरीके से गिराएगी और तीनों दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई। गो आने के अंदर भी उनका रोल था, लेकिन वो जिस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, मैंने मोटरवेज बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ठीक क्रेडिट लेता है क्योंकि लेकिन सारा काम नवाज सब शरीफ अभी का तक नहीं सीखे। लेकिन अभी वापस आए हैं लंदन से, तो आए भी उनके कंधों के ऊपर बैठ के हैं। जेल जाना चाहिए था, ज़मानत हो जाती अगले दिन, वो भी तरीका पसंद नहीं किया। फिर हुकूमत 8 फरवरी की बनी तो वो भी प्रॉब्लमेटिक तरीके से बनी। फिर अपना इनका लाहौर का इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है। अभी ये इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर केस लगा हुआ है। अगर वो पतन की रिपोर्ट में मान लूँ, जो पतन ने रिपोर्ट जारी की है, तो योर सीट्स आर गॉन। तो आपको ये चीज़ रास्ता लेना ही नहीं चाहिए था जो नवाज शरीफ ने लिया। तब ये नारे मारते ना जनरल रही वो ज़हीरुल इस्लाम के, तो फिर मुझे सही लगते। अब मुझे इनके नारे भी सही नहीं लगे क्योंकि रास्ता तो फिर आपने वही पसंद किया। नदीम साहब देखिए, ऐसी ये आपका एक तज्जिया है, ठीक है, और ठीक है, एक मौक़िफ़ भी है पीटीआई का मुख्तलिफ कैंडिडेट्स का जो इलेक्शन लड़े, मगर ये हकीकत नहीं है। ये बात सही है कि हम ख़ुद बतौर जमात जो सीट्स हमें मिली हैं इलेक्शंस के नतीजे में, हम ख़ुद भी इससे ज़्यादा तादाद एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिंपल मेजॉरिटी किसी जमात को नहीं मिली और हम भी चाह रहे थे कि हमें विदाउट कोalition हुकूमत बनाने का मौका मिले। पता नहीं कैसे आप मगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखिए- ग्राउंड रियलिटीज़ ये नहीं थी सर। देखिए सर, इस पे एक मासूमाना सवाल बनता है वैसे सर, मुझे बहरहाल से आप पूछे 16 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे या ये जो 119 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे ये देखिए, वी वर होपिंग फॉर कि वी वुड गेट अ मच लार्जर नंबर, ताकि नंबर 1 कोalition बनानी ना पड़े, और बनानी पड़े तो चंद तादाद सीटों की हो। और हमेशा कोalition गवर्नमेंट्स के भी प्रोज एंड कॉन्स। नवाज शरीफ साहब को अब ज़हीरुल इस्लाम साहब क्यों याद आ गई, ये बताएं मुझे। नहीं देखिए, मैं इसका भी कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, हफ्ते को मैं वहाँ पे मौजूद था, हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, और ये हमारी जमात के लिए एक माइलस्टोन इस तरह था कि आप जानते हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी भी शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफ़े देने के नतीजे में कॉल की गई एज़ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और ये हमारे आइन के मुताबिक CWC हैड टू बी कॉल्ड। और लास्ट टाइम CW, आपको पता है कि ये शहबाज शरीफ साहब, ज़हीरुल इस्लाम की मेरी गुजारिश, तो आप लंबी स्टोरी नहीं सुना रहे हैं ना। नहीं, देखिए अब छोटे भाई से बड़े भाई को सुधारे चली जानी है थोड़ी दिनों में। नहीं, देखिए सदारत गई किस तरह थी 2017-18 की उसी मंसूबे के नतीजे में, किसने और मंसूबा आज साजी की थी? और दोबारा आज बताएं। और नहीं, और आप देखिए उसका मंसूबा साज कौन था? कमर जावेद बाजवा, साकिब निसार, दीगर जो उस टाइम पे पहले रियासत के सारे सतून के जो सरबराहान थे, मिल मिला के माशाल्लाह सब ने आपने वहाँ कमर पे। जावेद बाजवा का नाम लिया, नवाज शरीफ साहब आप नाम नहीं लेते हो। मैं ले रहा हूँ ना सर, आपने पूछा, मैंने बता आपको दिया। इजाज़त है लेने की, तो आपको मुझे भी नहीं फर्क नहीं पता, पड़ेगा। इजाजत का नहीं पता, एक हकीकत है जो मुझे पता है जी। देखिए, दूसरी बात ये, शायद इजाजत ना हो, अल्लाह जाने, शायद बाद में पता चले। मैं मजाक कर रहा हूँ जी, ऑन अ लाइट नोट, ऐसी कोई बात नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत है। CWC की नई मीटिंग ना कॉल हो जाए। देखिए, CWC एक ऐसा फोरम था जो हमारी पहली CWC की मीटिंग हो रही है जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए। काफ़ी सालों बाद नवाज शरीफ साहब को सामने अपने कोई 150 के करीब जमात के साथी पूरे मुल्क से नजर आए, जो पुराने दरीना साथी हैं। क्यों उन्होंने नाम दिल लिया की बातें ज़हीरुल वहाँ पे इस्लाम की, का? दैट वाज हिज ऑडियंस। तो एक फैमिली की मीटिंग थी, और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब ये मीटिंग मुकम्मल हुई तो नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर तकरीबन आधा घंटा वो एक साथी से उन्होंने खड़े होकर मिले। पार्लियामेंट्री पार्टी में लोगों से मिलते ये रहे, नहीं मगर इस बताया तरह ये जनरल कहते हैं कभी ज़हीरुल इस्लाम मुलाकात की याद नहीं अब क्यों आई जी। ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम की याद अब क्यों आई? नहीं, वैसे भी जिक्र करते रहे, ऐसी बात तो नहीं है, ये कहाँ तो से बात जिक्र? बार बार करते रहे कि जिस मंसूबे के तहत जिस तरह, फिर उन्होंने जिक्र भी किया 2013 में भी कि वज़ीर आज़म बनने के बाद या इलेक्शंस के बाद वो बनी गाला गए, किस तरह वहाँ पे बात कुछ और रही, 6 दिनों बाद इमरान खान ने काम कुछ और यार किया। ये तो चला ही दो यार, ये ठहरो। ये बिलाल कियानी साहब ऐसे ही बेचारे शरीफ आदमी को इल्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों के बयान सुनाओ जरा, इरफान साहब का भी और नवाज शरीफ साहब का भी, चला ही दो यार। 2013 में आकर नवाज शरीफ जाता है बनी गाला, किसको मिलने के लिए? इमरान खान को। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। पता चला कि आपने बनी गाला की रोड डिस्कस की है और पता नहीं इस तरह की बातें। मैं देखें, आज आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा बताऊं कि उन्होंने, इमरान खान ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मेरी रोड ठीक करा अच्छा। दे। लेकिन जब वापस जाते हुए नवाज शरीफ गुजर रहे थे तो कहने लगे यार ये सड़क बड़ी ख़राब है। उन्होंने उसी वक्त CDA को कहा कि ये सड़क बनवाएं। इमरान का मुतालबा नहीं था। ये अब इरफान साहब से खुद ही पूछ लेंगे, नवाज शरीफ साहब हम इस पर तबसरा नहीं करते, ब्रेक ले लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैन साहब, जो मसाइल हम लोगों के इश्यूज़ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इन मसाइल का हल आप लोगों के पास है, प्रोवाइडेड कि आप लोग डिस्कस करें, हाउस के अंदर डिबेट करें, तो फिर ये शायद अदालतों के भी चक्कर कम लगते। हाउस की एक कमेटी बैठ के उस फराद को तलब कर लेती, वो नौबत आई नहीं।
वो जस्टिस साहब को बुलाते हैं, जावेद इकबाल साहब को, उनसे पूछते हैं कि मिसिंग पर्सन का आपका कमीशन ने क्या किया काम अभी तक, जो अभी लोग मिसिंग है वो क्यों है, यहाँ वो बलोची जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके पास बड़ा स्कोप है, करते नहीं है। मलिक साहब, आपको तो बाखूबी पता है कि मेरा ज़ाती इसके ऊपर ओपिनियन और राय क्या है। आपके अपने प्रोग्राम में आपकी तजवीज़ पर चौधरी साहब जो है, तारिक फजल चौधरी साहब और मैं इकट्ठे हुए थे और आपने कहा था कि ये पार्लियामेंट्री फ्लोर के ऊपर मैंने तो आपसे इत्तेफाक राय कराया था, बाद में आप लोग दोनों ही, वो तारिक साहब भी बात तो हुकूमत का काम है ना काम करना। मैंने तो आपको अपनी जमात की तरफ से अपनी रेडीनेस शो की थी, मतलब वो बेस्ट ऑप्शन थी नेशनल रिकंसिलिएशन कमेटी। मैं अभी भी उसके ऊपर कायम हूँ, पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल रिकंसिलिएशन। बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि अगर हुकूमत संजीदा है इसके ऊपर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भाग गई, हम अपनी जमात के उसमें बिल्कुल तर्जुमानी करें। आपने कहा था कि मैं तर्जुमानी करूंगा और कोई आया नहीं है। अब यही है ना, लेकिन हुकूमत भाग गई ना उस पर। यही तो मसला है ना सर। क्यों भागी हुकूमत? क्योंकि मैं डे वन से ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क है। हुकूमत रिकन्सिलिएशन की बात करती है, मफाहमत की बात करती है, लेकिन हुकूमत के जितने भी इकदाम हैं उसके पल्ले कुछ है डिस्कस करने के लिए, ये फिर आप बेहतर बता सकते हैं। बट जो आप लोग कहते हैं कि उनका वो इंटीरियर मिनिस्टर कहीं सुपरा इंटीरियर मिनिस्टर है जो शहबाज शरीफ से भी ऊपर है। तो ये मैं नहीं फाइनेंस वाले, ये मैं नहीं कहता, वो हमारे ये मैं नहीं कहता, वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, वो जो सर मज़ेदार बात है, ये हम नहीं कहते, ये राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने शुक्रिया अदा किया मोहसिन नकवी कहीं मिनिस्टर पे राजी हो गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का मुतालबा नहीं वो नहीं किया। कर ये तो राणा साहब की बात। इसी तरीके से औरंगजेब साहब जो है वो डार साहब को पीछे हटा के उनकी जगह उनको लगाया गया। सर औरंगजेब साहब एक बहुत ही मंजे हुए बैंकर हैं, एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फाइनेंस। मैंने उनके साथ काफी काम किया था, से वो ऊपर लेकिन उनके साथ हुई बड़ी जाती है। क्या उनको आपने लाए हैं, उनको आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है, लेकिन बिल्कुल आपने उनके पर काट दिए। कैसे? क्योंकि उनके ऊपर एक और सुपरा बॉडी बैठी है जो सारे फैसले कर रही है। वो कौन सी? डार साहब। डार साहब कैसे फैसले कर सकते? अब आपने ये बात छेड़ दी, मैं बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन सर फ्रैंकली स्पीकिंग डार साहब इस वक्त इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन डार साहब वजारत ख़ारजा में बुरी तरह से फेल कर गए। गाज़ा का मसला हो फेल कर गए, फ़लस्तीन का मसला हो फेल कर गए, कश्मीर में जो कुछ हुआ फेल कर गए, और आज जो किर्गिस्तान में हो रहा है कंप्लीटली फेल कर गए। फॉरेन मिनिस्टर जब से हुकूमत मार्ज वजूद में आई है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक पॉलिसी स्टेटमेंट उधर तो आपकी तनकीद होगी, लेकिन फाइनेंस वाले के ऊपर कैसे वो बैठ गए? फाइनेंस में तो उनका रोल ही नहीं है। वो कहते हैं सारे फैसले मैं करूंगा, कैसे को पल्ले कुछ But he has no role. He is not even part of the ECC. Yet he is commenting on matters of the finance division. But there is no such forum जिसके ऊपर वो आर्ग्यू कर सकें कि नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो। डार साहब को फोरम की जरूरत ही नहीं है। आप बताइए क्या नहीं सर? डार साहब इज अ फोरम ऑन टू हिमसेल्फ। नहीं ये तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी अगर ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए कि आज भी जब IMF के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो फाइनेंस मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, और आपने सही कहा डार साहब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दोज डिस्कशंस। तो फाइनेंस मिनिस्टर के जो कोर फंक्शंस हैं फाइनेंस और रेवेन्यू के खास तौर पे, उसमें तो ही इज़ गेटिंग द चांस टू लीड इट। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द ECC। एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अपने पास ही इख्तियार कोई नहीं रह गया। उन्होंने हमारे IMF वालों ने हमें इतना रुसवा किया हुआ है, वो कहते हैं 22% से नीचे पॉलिसी रेट नहीं करना, गुजारिश एक्सचेंज रेट कहते हैं नीचे डिवैल्यू करके रखो। मतलब उनका कोई अकल की बात समझ नहीं आती है। मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फाइनेंस के फंक्शंस, फाइनेंस और रेवेन्यू के जो भी फंक्शंस हैं और जिम्मेदारियां हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर, करंट फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब इज़ कम्प्लीटली एम्पावर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और उनके काम में कोई मुदाखलत नहीं है। तो आई थिंक ये कोई इसमें वो डार साहब ने नहीं, वो IMF मगर देखिए, मगर मैं एक बात नदीम साहब, लास्ट जो पॉलिसी रिव्यू की मीटिंग थी ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करते हुए स्टेट बैंक को नीचे लाना चाहिए था, आपका इन्फ्लेशन नीचे जाती थी। मेरी भी जाती राय यही है जी, लेकिन वो वाशिंगटन से ओके नहीं हुआ उन्होंने। देखिए बात ही, मगर आई थिंक काफ़ी लोगों की ये राय है कि अब इतना इंटरेस्ट और इतना रियल इंटरेस्ट रेट हाई है कि इन्फ्लेशन के गिरने के बाद यकीनन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को काफ़ी लोगों का ख्याल था ये होनी चाहिए थी। स्टेट बैंक अब इकोनॉमी के नाम के ऊपर आपने गिरवी रख दिया हुआ है, IMF को दे दी हुई है जी। खैर अब आई होप जी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उस पर नजरसानी करेगी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ एक पॉजिटिव बात करने का मौका है तो आई थिंक गंवाना नहीं चाहिए। देखिए आपने बात की कि पार्लियामान के रोल की, एक नाखुशगवार वाक़या पिछले हफ्ते ज़रूर हुआ, मगर उसके नतीजे में एज जैसे एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, उस दिन जिस तरीके से ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों की तरफ से दीगर लोगों ने, और ख़ास तौर पे दोनों तरफ से जो जमातों के सीनियर लोग वहाँ मौजूद थे, जो किरदार उनने वहाँ पे अदा किया, टेम्परेचर्स को भी नीचे लाने में, मैच्योरिटी के साथ एक सेंसिटिव मामले को डील करने में, और उसके बाद जो दोनों फरीकैन थे, जरताज गुल साहिबा ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया, उनने मैच्योरिटी दिखाई और उनने माफ़ी कबूल की। चीमा साहब ने भी माफ़ी मांगी और उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, और स्पीकर साहब का खरीदी किरदार था जिनने सबको इकट्ठे किया। चंद घंटे लगे, मगर ये हालांकि एक ज़ाती मामला था या एक ज़ाती तल्ख कलामी हो गई, जिसके नतीजे में ये मामला आप लोगों का
सेंट्रल रोल एवरी इशू के ऊपर बनता है। नहीं, नदीम साहब, नेशनल रिकंसिलिएशन की कमेटी बनाए, पीटीआई के साथ बैठ जाए, इशूज एड्रेस करें। आप कर सकते हैं, नहीं बनाते आप। नदीम साहब, मैं इसी बात की तरफ आ रहा था, मुझे बस एक जुमले में बात मुकम्मल करने दें। दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक कि मेरे लिए बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट थी अगर इस तरह का रवैया और मेच्योरिटी इतने ज़्यादा टेम्परेचर्स के बावजूद दोनों साइड्स उस वक्त दिखा सकती हैं और इतने अच्छे अंदाज से इतने सेंसिटिव मामले को उस दिन हल कर सकती हैं, तो आगे कौमी इश्यूज़ के ऊपर भी आगे हम बात कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। जो बिलाल ने बात की ना, ये साबित करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरीके से दिखाया जाता है कि जी इरेशनल लोग हैं, किसी से बात करने को तैयार नहीं है। ये प्रूव कर रहे हैं हमारा पॉइंट कि जब संजीदा बात हो, जब अच्छा रोल अदा करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करेगी और मुस्बत रोल अदा करेगी। बिलाल अजहर कैनी साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।